हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमनीजीएस एकेडमी। मैं हूं प्रियंका और आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करेंगे। मैंने यहां पर आरआरबी एनटीपीसी 2025 के क्वेश्चंस को सॉल्व कराना स्टार्ट किया था। सब्जेक्ट वाइज यहां पे हम सभी क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के स्टैटिक जीके के 91 क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चन अंडर ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए हैं 2025 में। अगर आप बाकी सब्जेक्ट के भी सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेंसस से 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज। आपसे पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या का वितरण क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनइवन विथ वेरिएशंस अक्रॉस रीजन। जनसंख्या का जो वितरण है वो एक समान नहीं है, अलग अलग जो रीजन्स हैं वहाँ पर अलग अलग तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। सेंसस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पर हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको कहा जाता है, तो वो हो जाएंगे हेनरी वॉल्टर। 2011 का जो सेंसस था ये 15th नंबर का सेंसस था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद ये किस नंबर का सेंसस था, तो वो हो जाएगा 7th नंबर का। फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस कब कराया गया, तो 1951 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 2011 का जो जनगणना था ये कितने फेजेस में हुआ था, तो ये 2 फेज यानी कि 2 चरण में हुआ था। पहले फेज में हाउस लिस्टिंग हुआ था अप्रैल 2010 में, उसके बाद पॉपुलेशन इन्यूमरेशन यानी कि लोगों को यहाँ पर काउंट किया गया था फेब 2011 में। 2011 की जनगणना के बाद 2026 में जनगणना होने वाला है, ये भी 2 फेजेस में होगा। पहला फेज होगा 2026 में और दूसरा फेज होगा 2027 में। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि 2011 के सेंसस में सेक्स रेशियो कितना था, यानी कि पर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल थी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला का हो जाएगा 1084। सेकंड यहाँ पर पुदुचेरी का है 1037। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट में सबसे ज़्यादा किसका है, तो वो केरला हो जाएगा, और यूनियन टेरिटरीज में पूछा जाए तो वो पुदुचेरी हो जाएगा। 3rd नंबर पे तमिलनाडु है, 4th पे आंध्र प्रदेश, 5th नंबर पे छत्तीसगढ़। सीजीएल 2023 के एग्जाम में एक तरफ सेक्स रेशियो दिया हुआ था और एक तरफ स्टेट के नाम लिखे हुए थे, तो वहाँ पे मैचिंग वाला क्वेश्चन आया था। अगर हम लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो था दमन एंड दीव का 618। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दादरा एंड नगर हवेली। अगर हम यहाँ पर लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो वो हो जाएगा दमन एंड दीव का, तो ये आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि लिटरेसी यानी कि साक्षरता में कौन सा स्टेट सबसे आगे था। तो केरला यहाँ पर टॉप पे था, 94% इनका लिटरेसी रेट हो जाएगा। 2nd नंबर पे यहाँ पर लक्षद्वीप, 3rd नंबर पे मिजोरम, 4th यहाँ पे गोवा, 5th यहाँ पे त्रिपुरा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों को मेंशन किया हुआ है। अगर आप लोवेस्ट लिटरेसी की बात करेंगे तो बिहार का सबसे कम लिटरेसी रेट था 61.80%। अरुणाचल प्रदेश का 2nd लोवेस्ट हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे डेंसिटी की, यानी कि 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व कितना था। जनसंख्या घनत्व का ये मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी था दिल्ली का, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, 11,320 यहाँ पे इसका डेंसिटी हो जाएगा। 2nd नंबर पे भी यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, 3rd यहाँ पे पुदुचेरी है। अगर आपसे स्टेट में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी बिहार का हो जाएगा 1106, और 2nd नंबर पे वेस्ट बंगाल होगा 1028। अगर आपसे पूछा जाए कि लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर था,
तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश 17। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने आपको सेंसस का डिटेल क्लास कराया हुआ है, वहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन कितना था 2011 की जनगणना में। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.21 बिलियन। अगर आपसे पूछा जाए कि डेकेडल ग्रोथ यानी दशकीय वृद्धि दर कितना था, तो ये हो जाएगा 17.7%। 2001 से 2011 के बीच पॉपुलेशन इतने प्रतिशत से ग्रो हुआ था। अगर आपसे ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा जाएगा तो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशियो ओवरऑल अगर पूछा जाए तो 943, जो कि इम्प्रूवमेंट था क्योंकि 2001 में ये 933 था और 2011 में ये इंक्रीज हो गया था। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें, जो कि 0 से 6 ईयर्स के चाइल्ड इसमें आते हैं, तो इनका सेक्स रेशियो 919 हो गया था, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे लोवेस्ट था। ओवरऑल लिटरेसी रेट अगर आपसे पूछा जाए तो 74.04% होगा। मेल्स का लिटरेसी रेट हो जाएगा 82.14%, फीमेल्स का लिटरेसी रेट हो जाएगा 65.46%। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेल और फीमेल के बीच में साक्षरता दर का गैप कितना था, तो ये हो जाएगा 16.68%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट और लोवेस्ट लिटरेसी रेट हमने पहले ही पढ़ा। मोस्ट पॉपुलस स्टेट पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लीस्ट पॉपुलस स्टेट अगर पूछा जाए तो वो सिक्किम हो जाएगा। ये पॉपुलेशन था कितना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अर्बन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये इसी एग्जाम में पूछा गया है। आगे हम ये क्वेश्चन भी करेंगे। शहरों में रहने वाली जनसंख्या कितने प्रतिशत थी, तो वो हो जाएगा 31.16%। अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट डेंसिटी किस स्टेट का था, तो वो बिहार का हो जाएगा। लोवेस्ट डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश का। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंसस 2011 का मोटो क्या था, तो वो हो जाएगा आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करके लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना में कौन से रिलीजन के कितने % लोग यहाँ पर रहते थे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। हिंदूज का पॉपुलेशन 79.8% था, मुस्लिम पॉपुलेशन 14.2%, क्रिश्चियन का 2.3% हो जाएगा, सिख का 1.7, बुद्धिस्ट का 0.7 और जैन्स का 0.4% हो जाएगा। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया में कितने लोग अदर रिलीजन एंड पर्सुएशन से बिलोंग करते हैं। एब्सोल्यूट नंबर में पूछा जाएगा तो 0.79 करोड़ हो जाएगा, परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 0.7% हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि अदर रिलीजन एंड पर्सुएशन का क्या मतलब है। तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि इंडिया में जो 6 मेजर रिलीजन हैं उसके अलावा अगर किसी रिलीजन से कोई बिलोंग करता है तो उनको ORP में रखा जाता है। अब ये 6 मेजर रिलीजन कौन कौन से हैं, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन। तो ये 6 मेजर रिलीजन हैं। इनके अलावा जो किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं वो इसमें काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है स्केड्यूल कास्ट यानी कि SC पॉपुलेशन कितना था, तो ये हो जाएगा 16.6%। पंजाब में सबसे ज़्यादा SC पॉपुलेशन था। शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि ST की बात करें तो 8.6% था। अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट प्रपोर्शन ST पॉपुलेशन का कहाँ रहता था, तो इसका आंसर होगा मिजोरम एंड लक्षद्वीप। वहाँ पे 95% लोग जो हैं वो ST से बिलोंग करते थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एब्सोल्यूट नंबर में सबसे ज़्यादा ST पॉपुलेशन कहाँ का था, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। नंबर और परसेंटेज अलग अलग होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। परसेंटेज में मिजोरम और लक्षद्वीप आएगा, एब्सोल्यूट नंबर में मध्य प्रदेश आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है टोटल माइग्रेंट्स यानी कि कितने माइग्रेंट्स थे, तो 455 मिलियन यानी कि 37% जो पॉपुलेशन का है उनको माइग्रेंट्स में कैटेगराइज किया गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने लिखा है
ये क्वेश्चन आगे पूछा गया है। मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो गोवा हो जाएगा, क्योंकि गोवा में 62.17% जो लोग थे वो अर्बन एरियाज में रहते थे। वहीं पर अगर आपसे लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि इनका जितना भी पॉपुलेशन था उसका केवल 10% ही अर्बन एरियाज में रहता था। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ों को देखेंगे। मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट अगर पूछा जाए तो थाने हो जाएगा महाराष्ट्र का। लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश का। हाईएस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो सरचिप मिजोरम में हो जाएगा। यहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी थी 98.76%। हाईएस्ट सेक्स रेशियो अगर पूछा जाए किस डिस्ट्रिक्ट का था तो वो हो जाएगा माहे पुदुचेरी। 1176 फीमेल्स थी पर 1000 मेल पर। एक और पॉइंट है यहाँ पर, 2011 की जनगणना में टोटल 640 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर कवर किया गया था, जो कि 47 ज़्यादा था 2001 वाली जनगणना से। तो ये पहला क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर रिवाइज किया है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड दी सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल। अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछेगा तो वो हो जाएगा बिहार। यहाँ पर मैंने फिर से लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे नंबर 1 पे आएगा बिहार, फिर सेकेंड नंबर पे वेस्ट बंगाल, थर्ड यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश एंड फोर्थ नंबर पे पंजाब हो जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट आप और भी याद रख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सेंसस कब कंडक्ट कराया गया तो वो मायो के टाइम पे कराया गया था 1872 में। ये नॉन सिंक्रोनस था, यानी कि ये कंप्लीट तरीके से नहीं हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ था तो वो 1881 में हुआ था रिपन के टाइम पर। और यहीं से जो रेगुलर सेंसस होता है वो हर 10 साल पे कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कंडक्ट किसने किया था तो WC प्लाउडेन ने रिपन के टाइम पर। तो ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कवर किया। अर्बन पॉपुलेशन कितना था ओवरऑल, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 31.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया डाटा द ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन 2011 वॉज। तो यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में आपसे पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा जा रहा है कि ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी क्या था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा था, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन है, वाई डज एडल्ट लिटरेसी रेट वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस इंडियन स्टेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत के राज्यों में वयस्क साक्षरता में महत्वपूर्ण भिन्नता क्यों है, यानी कि इनका लिटरेसी रेट जो है वो अलग अलग क्यों है। तो इसका सिंपल सा रीज़न होता है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़, यानी सामाजिक आर्थिक उनका कंडीशन क्या है, और एजुकेशनल यानी कि शैक्षिक असमानताएं क्या फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज। यहाँ पर आपको बताना है कि जनसंख्या घनत्व की गणना किस तरीके से की जाती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में आप सबसे ऊपर लिखते हैं टोटल पॉपुलेशन, इसको आप डिवाइड कर देते हैं टोटल एरिया से, तो ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग पर यूनिट एरिया, यानी कि कितने लोग पर यूनिट एरिया में रह रहे हैं वही पॉपुलेशन डेंसिटी होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी है ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल पॉपुलेशन अपॉन एरेबल लैंड एरिया,
यहाँ पे हम उस एरिया को इंक्लूड करते हैं जहाँ पे खेती हो सकती है, फूड वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स दी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इन इंडिया। यहाँ पे आपको बताना है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कौन सा संगठन आयोजित करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मॉस्पी के अंतर्गत आता है। ये जो यहाँ पे सर्वे करते हैं वो मंथली और क्वार्टरली आता है। यहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेजर डेमोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के समय भारत की प्रमुख जनसांख्यिकीय विशेषता क्या थी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, हाई डेथ रेट एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी। उच्च मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर यहाँ पे देखने को मिलता था इंडिपेंडेंस के पहले। क्वेश्चन नंबर 10, विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड दी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन 2011। यहाँ पर आपको बताना है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। ये सभी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट और यूटी हैड दी हाईएस्ट अर्बनाइजेशन इन 2011। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम शहरीकरण था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। नेक्स्ट यहाँ पे हम म्यूजिक से जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसको करेंगे। यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन थे, आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पद्म विभूषण अवॉर्डी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम प्लेज विच इंस्ट्रूमेंट। तो इनको पद्म विभूषण दिया गया। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम इनका नाम है। आपसे पूछा गया है कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वायलिन से रिलेटेड हो जाएंगे। ये करंट अफेयर्स का पार्ट है क्योंकि इनको पद्म विभूषण 2025 में ही दिया गया। इनको वायलिन चक्रवर्ती यानी कि एम्परर ऑफ द वायलिन भी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पर्सनालिटीज़ हैं और उनके इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। पंडित रविशंकर सितार प्लेयर हो जाएंगे, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से रिलेटेड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से रिलेटेड, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट यानी कि बांसुरी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा का कई बार पूछा गया है, ये संतूर प्लेयर हो जाएंगे। संतूर एक इंस्ट्रूमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का। यू श्रीनिवास की बात करें तो मैंडोलिन से रिलेटेड। पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा से रिलेटेड होंगे। TH विनायक्रम जिनको कि विक्कू विनायक्रम भी कहा जाता है, ये घटम से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है अन्नपूर्णा देवी, ये सुरबहार से रिलेटेड हो जाएंगी। वैसे सभी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे ये सारी चीज़ें मैंने स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में डिटेल में कवर की हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट एक बार चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर इंडियाज़ मेन स्ट्रीम हिंदी लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉलीवुड। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच स्टेट डज द जगर डांस फॉर्म हैव इट्स प्राइमरी रूट्स। सिंपल लैंग्वेज में आपसे ये पूछा गया है कि जगर डांस फॉर्म किस स्टेट से रिलेटेड है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। यहाँ पे जो स्पिरिट है उनसे रिलेटेड डांस परफॉर्मेंस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। हिमाचल प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल्लू नाटी यहाँ पर इंक्लूडेड है। ये अब कुल्लू नाटी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में क्यों है, तो ये इस वजह से है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने एक साथ पार्टिसिपेट किया था। इट होल्ड्स द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट फोक डांस परफॉर्मेंस फॉर इट्स मैसिव पार्टिसिपेशन। 2015 के टाइम पे जब कुल्लू दशहरा था
तो एक ही साथ बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इस वजह से इसको गिनीज बुक में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, द इनिशियल फॉर्म ऑफ ओडिसी डांस वॉज परफॉर्म्ड बाई वुमेन सर्विंग इन टेम्पल्स, वॉट वॉज दियर ट्रेडिशनल डेजिग्नेशन। तो ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा अलग तरीके का है, इसी वजह से PYQs करने से बहुत हेल्प मिलती है। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि ओडिसी नृत्य का शुरुआती रूप मंदिरों में सेवा करने वाली महिलाओं के द्वारा किया जाता था। उनका पारंपरिक पद नाम क्या था, यानी कि उन वुमेन्स को हम क्या कहते थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उनको महरीज कहते थे। यहाँ से ये जो महरी टर्म है ये संस्कृत के वर्ड महान नारी से डराइव किया गया है। महान यानी कि ग्रेट, नारी यानी कि वुमेन। उनको महरी कहने से ये आपको पता चलता है कि उनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यू दी गई थी। दियर डांसेस डिपिक्टेड स्पिरिचुअल थीम्स ऑफन बेस्ड ऑन द गीत गोविंद बाय जयदेव। तो इसमें स्पिरिचुअल थीम होता था और ये सारी चीज़ें मिलती हैं गीत गोविंद में, जो कि जयदेव के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा ओडिसी डांस में त्रिभंग पोस्चर यहाँ पे होता है, ट्रिपल बेंड पोस्चर उसको कहते हैं। तो ये कीवर्ड भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइबल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक जनजातीय नृत्य का रूप है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुसाडी डांस जो है ये ट्राइबल डांस हो जाएगा। ये गोंड ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, स्पेशली इन दी आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। ये तेलंगाना के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में गोंड ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में इसको परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा कोलम ट्राइब भी इसको परफॉर्म करती है, लेकिन गोंड ट्राइब का नाम आप याद रखेंगे। ये दिवाली के टाइम पर होता है, कलरफुल कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं, एनर्जिक मूवमेंट होता है और यहाँ पे हंटिंग या फिर नेचर से रिलेटेड चीज़ों को दिखाया जाता है। तो आजकल एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो इस वजह से मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रेफर द डेजिग्नेशन फीमेल डिवोटीज हु इनैक्टेड द लाई हरोबा डांस इन मणिपुर इंडिया। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भारत के मणिपुर में लाई हरोबा डांस करने वाली महिला भक्तों यानी कि फीमेल डिवोटीज को किस शब्द से कहा जाता है या फिर उनके लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, उनको मैबिस कहा जाता है। यहाँ पर हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे फोक डांसेस हैं, ट्राइबल डांसेस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करती हैं। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन इसमें रॉन्ग हो जाए तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। आप उसका सही वाला प्रोनाउंसिएशन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दी करकट्टम और करगट्टम डांस नोन फॉर इट्स यूनिक बैलेंसिंग ऑफ पिक्चर्स इज प्राइमरली प्रीवैलेंट इन विच स्टेट। घड़ों को बैलेंस करने की अपनी अनोखी कला के लिए मशहूर करगट्टम डांस मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, तमिलनाडु का डांस फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर हम तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस को देख लेते हैं। करगट्टम, इसमें पॉट बैलेंस किया जाता है। कवाड़ी अट्टम जो है ये डिवोशनल डांस होता है, लॉर्ड मुरुगन से रिलेटेड होगा ये। पुलई अट्टम की अगर हम बात करें तो ये टाइगर डांस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी कीवर्ड। इसके अलावा कुम्मी डांस फॉर्म 2024 में बहुत बार पूछा गया है। सर्कल डांस विथ क्लैपिंग। कोलाट्टम की बात करें तो ये स्टिक डांस हो जाएगा। सिलाम्बट्टम की बात करें तो ये मार्शल स्टिक डांस होगा। मयिलट्टम जो है ये पिकॉक डांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स इज नोन फॉर स्टोरी टेलिंग थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस एंड हैंड जेस्चर्स एंड कम्स फ्रॉम तमिलनाडु। तो जब यहाँ पे क्लासिकल डांस पूछा है और तमिलनाडु दिया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का हो जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा,
सत्तरिया पूछा जाए तो वो असम से रिलेटेड हो जाएगा। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि कौन सा क्लासिकल डांस ऐसा है जहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड जेस्चर से स्टोरी टेलिंग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो हम ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से क्लासिकल डांसेस हैं जहाँ पे स्टोरी टेलिंग की जाती है। तो इसमें सबसे टॉप पर आता है कथक। इसको डांस ऑफ स्टोरी टेलर भी कहते हैं। यहाँ पे जो भी स्टोरीज पर बेस्ड परफॉर्मेंस होता है वो लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये फुट वर्क के द्वारा इसमें दिखाया जाता है। भरतनाट्यम की बात करें तो यहाँ पे भी स्टोरी टेलिंग की जाती है फेशियल एक्सप्रेशन से, जिसको हम अभिनय कहते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पे डांस ड्रामा भी है और यहाँ पे पुराणों में जो स्टोरी दी गई है उसको दर्शाया जाता है। कथकली केरला का क्लासिकल डांस है। ये हाईली स्टाइलाइज्ड डांस ड्रामा है जहाँ पे इलेबोरेट कॉस्ट्यूम और मेकअप आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो एपिक्स होते हैं महाकाव्य, उनसे रिलेटेड स्टोरीज यहाँ पे पोर्ट्रे किया जाता है। ये स्टोरीज को बताते कैसे हैं तो मुद्रा यानी कि हैंड जेस्चर से बता सकते हैं। हैंड मूवमेंट करते हैं, जैसे कि इनको लोटस बनाना है तो वो अपने हाथों से बनाएंगे। बर्ड या फिर डियर यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट, एक्शन या फिर इमोशन को दिखाना है तो उसके लिए ये अपने हाथों से अलग अलग मुद्राएं बनाते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन जिसको कि हम अभिनय कहते हैं, तो यहाँ पे जो आईज हैं इसके अलावा फेशियल मूवमेंट होते हैं, इन्हीं से लव, एंगर, जॉय और बाकी सारे एक्सप्रेशन को दिखाया जाता है। तीसरा यहाँ पे आता है फुटवर्क जिसको कि नृत्य कहते हैं। तो यहाँ पे रिदमिक पैटर्न होता है जैसे कि कथक में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान इज अ फोक थिएटर फॉर्म फ्रॉम विच स्टेट? यक्षगान किस राज्य का लोक रंगमंच रूप है? तो ये भी कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कर्नाटका से रिलेटेड होगा। कर्नाटका के और भी फोक डांसेस हैं। कौन कौन से हैं इनको भी हम जान लेते हैं। पहले यहाँ पे आएगा डोलू कुनिथा। यहाँ पे ड्रम डांस होता है, मेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और ये रिलेटेड होता है लॉर्ड बीरेश्वर के द्वारा। अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वीरगासे डांस है। ये मार्शल डांस परफॉर्मेंस है जो कि स्वॉर्ड के द्वारा यानी कि तलवार के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे लॉर्ड वीरभद्र को ऑनर किया जाता है। हुली वेशा यानी कि टाइगर डांस यहाँ पे भी परफॉर्म होता है नवरात्रि के टाइम पर कोस्टल एरियाज में। यहाँ पे जो डांसर्स होते हैं वो टाइगर का पेंटिंग किए रहते हैं अपने ऊपर। अगला यहाँ पे है कामसाले। तो ये भी एक डिवोशनल डांस ड्रामा है जो कि लॉर्ड महादेश्वर को डेडिकेटेड होता है। पात कुनिथा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैम्बू पोल्स का यूज़ किया जाता है। भूता आराधने यहाँ पे स्पिरिट वर्शिप की रिचुअल होती है, स्पेशली इन कोस्टल कर्नाटका। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। पूजा कुनिथा की बात करें तो ये गॉडेस शक्ति को डेडिकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, झूमर इज अ फोक डांस ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट? ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न आती है, तो आज हम इस कन्फ्यूज़न को भी दूर करेंगे। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि झूमर की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि झूमर फोक डांस कहाँ का है, तो ये पंजाब में परफॉर्म किया जाता है हार्वेस्ट सीजन के टाइम पर। झूमर डांस जो है ये ट्रेडिशनल डांस होता है। असम में जो टी ट्राइब होते हैं उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे झूमर या झूमर की बात करते हैं। ये इंडियन फोक डांस है। ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार एंड वेस्ट बंगाल सभी स्टेट्स में परफॉर्म किया जाता है। ये सदर्न पीपल का डांस होता था। सदर्न वो लोग होते थे जो कि वेस्टर्न छोटा नागपुर प्लेट्यू में रहते थे। ये नॉन ट्राइबल ग्रुप थे। ये परफॉर्म किया जाता है हार्वेस्ट सीजन के टाइम पर, और यहाँ पर मंदार, ढोल, नगारा और बांसुरी जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ किया जाता है। अब यहाँ से हम क्वेश्चंस देखते हैं। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था कि झूमर कहाँ का ट्रेडिशनल डांस है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा असम।
इसके अलावा यहाँ पे एसएससी सीपीओ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ट्रेडिशनल ट्राइबल डांस है जो कि झारखंड की विमेंस के द्वारा कल्टीवेशन के टाइम पर परफॉर्म किया जाता है। तो इसका आंसर भी झूमर था। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं हरियाणा सीईटी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। वहाँ पर पूछा था कि कौन सा डांस फॉर्म है हरियाणा का जिसको हरियाणवी गिद्दा कहते हैं। तो यहाँ पर भी राइट आंसर झूमर था। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इस वजह से मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं। यहाँ से आपको याद रखना है कि झूमर फोक डांस है हरियाणा का जिसको हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो डांस परफॉर्म किया जाता है वो उन यंग गर्ल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जिनकी शादी हो चुकी है, हु आर मैरिड। ये ओरिजिनेट हुआ था बलूचिस्तान एंड मुल्तान से। तो ये हरियाणवी गिद्दा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय इलेबोरेट फेशियल मेकअप, कलरफुल कॉस्ट्यूम एंड थीम्स फ्रॉम हिंदू एपिक्स मेनली परफॉर्म्ड बाय मेल डांसर्स। यहाँ पर आपसे उस क्लासिकल डांस के बारे में पूछा हुआ है जहाँ पर फेशियल मेकअप का बहुत यूज़ होता है, कलरफुल कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं और उसका थीम हिंदू एपिक्स से यहाँ पर लिया जाता है और ये मेनली मेल डांसर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कथकली। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस इंडियन क्लासिकल डांसर नोन फॉर पॉपुलराइजिंग भरतनाट्यम ग्लोबली। यहाँ पर आपको बताना है कि भरतनाट्यम को विश्व स्तर पर किसने लोकप्रिय बनाया। तो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी, रुक्मिणी देवी अरुणडले। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल थिएटर फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विथ कर्नाटका एंड फीचर्स डांस ड्रामा विथ कलरफुल कॉस्ट्यूम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा क्लासिकल थिएटर रूप कर्नाटका से जुड़ा हुआ है। इसमें रंगीन पोशाक के साथ नृत्य नाटक भी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यक्षगान। इसके अलावा अगर आपसे जात्रा डांस फॉर्म के बारे में पूछा जाए तो वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल का। इसके अलावा बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार और त्रिपुरा में भी इसको परफॉर्म किया जाता है। अगर आपसे भवई पूछा जाएगा तो ये राजस्थान से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 26, कथक इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम विच रीजन ऑफ इंडिया। तो कथक आपसे पूछा गया है कि ये किस क्षेत्र का क्लासिकल डांस है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नॉर्थ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, वेदांतम प्रहलाद शर्मा born in Andhra Pradesh in 1923 was initiated into which of the following Indian classical dance forms। यहाँ पे कह रहे हैं कि वीपी शर्मा जी का जन्म आंध्र प्रदेश में 1923 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में उन्होंने दीक्षा ली थी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। इसके बाद हम फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, विच फेस्टिवल वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन एंड 14 मार्च 2025। 13 और 14 मार्च 2025 को कौन सा त्यौहार मनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होली यहाँ पर मनाया गया। नेक्स्ट है, विच इम्पॉर्टेंट सिख फेस्टिवल इज ऑन 5 नवंबर 2025। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 5 नवंबर 2025 को कौन सा महत्वपूर्ण सिख त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु नानक जयंती था। यहाँ से हम इम्पॉर्टेंट स्टेट्स और उनके न्यू ईयर से रिलेटेड चीज़ों को भी पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उगाड़ी आता है। ये न्यू ईयर है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका का। यहाँ से हिंदू लूनी सोलर ईयर स्टार्ट होता है और इसका वर्ड मीनिंग ही होता है बिगिनिंग ऑफ एन एज। हिंदी में युग आदि, यानी कि नए एज की शुरुआत। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र का न्यू ईयर हो जाएगा। गोवा में भी सेलिब्रेट किया जाता है। पुथांडु तमिलनाडु से रिलेटेड है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विशु केरला का न्यू ईयर है। बैसाखी पंजाब और हरियाणा का न्यू ईयर है। बोहाग बिहू असमीज न्यू ईयर है।
ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोयला बैशाख वेस्ट बंगाल का न्यू ईयर हो जाएगा। बेस्तु वर्ष गुजरात का है, इसको दिवाली के बाद सेलिब्रेट करते हैं। नवरेह कश्मीर का हो जाएगा। पना संक्रांति ओडिशा, चेती चंद सिंधी कम्युनिटी का न्यू ईयर होगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज दी हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड विथ रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन इन दिसंबर 2024? दिसंबर 2024 में किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल रिकॉर्ड भागीदारी के साथ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, नागालैंड में ये परफॉर्म किया जाता है। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 1 से लेकर 10 दिसंबर को इसको मनाया जाता है और इसको कहा जाता है फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करेंगे और स्टैटिक जीके में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आर्ट और कल्चर से ही पूछा गया था। टोटल यहाँ पे आई थिंक 47 क्वेश्चन था केवल आर्ट और कल्चर से। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। द टर्म संगम रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? संगम शब्द का तात्पर्य किससे है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ए लिटरेरी असेंबली ऑफ तमिल स्कॉलर्स। तमिल विद्वानों की एक साहित्यिक सभा होती थी, उसको हम संगम कहते थे और ये चीज़ें हमने हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ी हैं। अगला क्वेश्चन, एज ऑफ मार्च 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू? मार्च 2024 तक विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसकी हाइट कितनी है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट फुल लेंथ इंडियन फीचर फिल्म रिलीज्ड इन 1913? यहाँ पर आपको बताना है कि पहली पूर्ण लंबाई वाली भारतीय फीचर फिल्म कौन सी है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजा हरिश्चंद्र। यहाँ से आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये पहली फुल लेंथ फिल्म थी, 1913 में रिलीज़ की गई, लेकिन ये साइलेंट फिल्म थी। इसको डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किया था दादा साहब फाल्के ने, जिनको कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टोन वॉज मेनली यूटिलाइज्ड इन बिल्डिंग द चेन्नाकेशव टेम्पल इन बेलूर, इंडिया? तो यहाँ पर आपको बताना है कि चेन्नाकेशव मंदिर जो है, इसको बनाने में किस पत्थर का इस्तेमाल किया गया? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सोप स्टोन का इस्तेमाल किया गया, जिसको सिस्ट कहते हैं। और ये इस वजह से यहाँ पे यूज़ किया गया था क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने के साथ साथ जो भी क्लाइमैक्टिक कंडीशन होती हैं उनको भी ये सह लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं, जिससे कि टेम्पल में जो भी डिज़ाइन बनाई जाती हैं वो ख़राब नहीं होता। तो इस वजह से सोप स्टोन को यहाँ पर यूज़ किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये टेम्पल किसने बनवाया था, तो विष्णुवर्धन थे होयसाल एम्पायर के। उन्होंने इसको बनवाया था 1117 सीई में। ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज इज बेस्ड इन चेन्नई एंड प्रोड्यूसेस मूवीज इन तमिल लैंग्वेजेस? इनमें से कौन सा क्षेत्रीय फिल्म उद्योग चेन्नई में स्थित है और तमिल भाषा में फिल्म बनाता है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, कॉलीवुड। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ए नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कार्विंग्स फाउंड एट द एंट्रेंसेस ऑफ द सांची स्तूप? यहाँ पर आपसे पूछा गया है सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर पाई जाने वाली नक्काशी की एक उल्लेखनीय विशेषता क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो एंट्रेंस है उसमें जातक स्टोरी नैरेटिव्स का यहाँ पे वर्णन किया गया है, यानी कि बुद्धा के जो प्रीवियस बर्थ हैं उनसे रिलेटेड लाइफ स्टोरीज को यहाँ पर कार्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सर्व्स एज द कन्वेंशनल बेस मटेरियल फॉर द आर्ट फॉर्म नोन एज कलमकारी? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कलमकारी के रूप में जानी जाने वाली कला शैली के लिए पारंपरिक आधार सामग्री के रूप में कार्य करता है। सिंपल लैंग्वेज में
कलमकारी जो पेंटिंग है वो किस पे बनाया जाता है, उसका बेस मटेरियल आपसे पूछा गया है। तो ये ट्रेडिशनली क्लोथ्स पर बनाया जाता है। पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी है, तो हम सभी पेंटिंग्स को वहाँ पर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, कठपुतली इज ए ट्रेडिशनल पपेट शो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। यहाँ पर आपको बताना है कि कठपुतली किस इंडियन स्टेट का पपेट शो है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि इसका ओरिजिन राजस्थान में हुआ था और इसको डेराइव किया गया है कठ, जिसका मतलब होता है वुड, और पुतली जिसका मतलब होता है डॉल। यहाँ पे जो पपेट्स होते हैं उनको मैंगो का जो वुड होता है उससे बनाया जाता है और इनको राजस्थानी अटायर कलरफुल वो पहनाया जाता है। अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें स्टोरी टेलिंग होता है, म्यूज़िक होता है और इसको परफॉर्म किया जाता है भाट कम्युनिटी के द्वारा। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में जो पपेट्री हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं, इसको भी आपको थोड़ा बहुत जानना है। यहाँ पे है ग्लोव पपेट। तो जो ग्लव्स होता है ना, वहाँ पे जो पपेट होते हैं उनको बनाया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? पावाकुथु जो केरला में है वो ग्लव पपेट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा यहाँ पे जो सखी कुंदेही नाट्य है ये उड़ीसा से रिलेटेड हो जाएगा। बेनी पुतुल की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। रॉड पपेट्स की अगर हम बात करें तो पुतुल नाच है वेस्ट बंगाल का। यहाँ पे ये ग्लोव पपेट है और ये रॉड पपेट है। काथी कांधे की बात करें तो ये उड़ीसा का है। यमपुरी बिहार का रॉड पपेट है, इसमें रॉड्स का यूज़ किया जाता है। शैडो पपेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शैडो यानी कि छाया से अलग अलग प्रकार के इमेजेस बनाए जाते हैं और ये भी 6 डिफरेंट टाइप्स के होंगे। थोलू बोमालाटा आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तोगालू गोम्बे अता ये कर्नाटका का हो जाएगा, शैडो पपेट का एग्जाम्पल है। थोल पावाकुथु केरला से रिलेटेड है। चामदाचे बहुल्य ये महाराष्ट्र का शैडो पपेट शो हो जाएगा। इसके अलावा रावण छाया ओडिशा का है। थोल बोमालट्टम ये तमिलनाडु का है। तो यहाँ पे इनके टाइप्स अलग अलग हैं। स्ट्रिंग पपेट की अगर हम बात करें तो पुतल नाच आपको असम का देखने को मिलेगा। गोम्बे आता कर्नाटका का। काला सूत्री बहुल्य महाराष्ट्र का। गोपलीला कुंदेही ओडिशा का। कठपुतली राजस्थान का जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। बोमालट्टम ये तमिलनाडु का है। तो ये स्ट्रिंग वाला हो जाएगा। अगर थोल बोमालट्टम पूछा जाए तो वो शैडो पपेट्स हो जाएगा तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राफ्टेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक इन मोहनजोदारो द प्री हिस्टोरिक डांसिंग गर्ल फिगुरीन इज प्राइमरीली मेड ऑफ विच मटेरियल। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया मोहनजोदारो में जो डांसिंग गर्ल का इमेज मिला है ये किस मटेरियल का बनाया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज का ये बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म लापता लेडीज विच वॉन बेस्ट पिक्चर एट द 2025 आईफा अवार्ड्स। यहाँ पर आपको बताना है कि लापता लेडीज जो फिल्म है इसको किसने डायरेक्ट किया है, जिसको कि 2025 के आईफा अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, किरण राव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनियल एरा बिल्डिंग्स इन चेन्नई सर्व्स एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन। चेन्नई में औपनिवेशिक काल की निम्नलिखित में से कौन सी इमारत ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के मुख्यालय के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिपन बिल्डिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस ईयर में कंस्ट्रक्ट किया गया तो 1913 में नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर का ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे गॉथिक और इसके अलावा कोरिंथियन स्टाइल्स भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल फोक पेंटिंग स्टाइल फ्रॉम बिहार। यहाँ इसमें आपसे पूछा गया है कि बिहार की एक पारंपरिक लोक चित्रकला शैली है, कौन सी है वही बताना है।
तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार से रिलेटेड है। यहाँ से हम जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट से कौन सी पेंटिंग स्टाइल बिलोंग करती है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मधुबनी बिहार का हो जाएगा। महाराष्ट्र का पेंटिंग हो जाएगा वर्ली पेंटिंग। ये ट्राइबल पेंटिंग्स होती है जहाँ पे जियोमेट्रिक पैटर्न्स बनाए जाते हैं, रूरल लाइफ पर ये बेस्ड होता है। पट्टचित्र ओडिशा का है। मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आपको याद रखना है गोंड ट्राइब के द्वारा डॉट आर्ट से पेंटिंग बनाई जाती है जो ट्राइबल लाइफ और नेचर को दिखाते हैं। फाड़ पेंटिंग और पिछवई पेंटिंग्स जो हैं ये राजस्थान की हो जाएंगी। कालीघाट पेंटिंग वेस्ट बंगाल का है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कलमकारी इससे रिलेटेड हो जाएगा। ये हैंड पेंटेड भी होते हैं, ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मेनली आंध्र प्रदेश आप आंसर मार्क करेंगे जब ये एग्जाम में पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सांझी स्टाइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये पेपर स्टेंसिल आर्ट होता है। यहाँ पे एक शार्प जो पेंसिल होती है उससे पहले आउटलाइन किया जाता है, फिर उसको ट्रांसफ़र करके पेंटिंग बनाई जाती है। ये कृष्णा थीम से रिलेटेड होता है। झारखंड की अगर हम बात करें तो सोहरई और खोवर पेंटिंग हो जाएगा। नेचर थीम होता है इसका और ये ट्राइबल वुमेन के द्वारा वॉल पर बनाई जाती है। वॉल पर बनाई जाने वाली पेंटिंग्स को म्यूराल कहते हैं। कर्नाटका का चित्र हो जाएगा। रिचुअलिस्टिक वॉल आर्ट होता है और जियोमेट्रिक पैटर्न बनाए जाते हैं। केरला की पेंटिंग अगर पूछा जाएगा तो काले में जेथू हो जाएगा। ये फ्लोर ड्राइंग्स होती है जो कि कलर्ड पाउडर के द्वारा बनाया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, इन द रेल्म ऑफ सिनेमा डॉक्यूमेंट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाई। सिनेमा के क्षेत्र में डॉक्यूमेंट्री की क्या विशेषता होती है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड कंटेंट फॉर लर्निंग और लेजर। जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं वो रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं। सीखने या मनोरंजन के लिए वास्तविक दुनिया की सामग्री यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इज ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है ये किस टाइप का आर्किटेक्चरल स्टाइल का एग्जाम्पल है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडो सार्सेनिक। आरआरबी में पहले से ही आर्किटेक्चरल स्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इस बार जो एसएससी का नया वेंडर आया है उन्होंने भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए हैं। इसी वजह से जितने भी इम्पॉर्टेंट यूनेस्को साइट्स हैं उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है ये भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो गया है। अभी आप यहाँ पे इसको ध्यान रखिए कि ये इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल का एग्जाम्पल है। आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 45, द पॉपुलर फोक आर्ट ऑफ फाड़ पेंटिंग इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फाड़ पेंटिंग जो है ये किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कंसीडर्ड द अर्लीस्ट तमिल ग्रामर वर्क। यहाँ पर आपको बताना है कि अर्लीस्ट तमिल ग्रामर वर्क कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तोल्कापियम। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो तोल्कापियम है इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इजुत्थाधिकरम जो है इसका मतलब फोनोलॉजी है, साउंड से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। सोलाधिकरम की अगर हम बात करें तो ये मॉर्फोलॉजी यानी कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसके अलावा पोरुलाधिकरम सिमेंटिक्स यानी कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, कैसे यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो 3 सेक्शन में ये डिवाइडेड है। इसके अलावा शिलापत्थिकरम इलैंगो अधिगल ने लिखा है। मणि मेखलई सत्तनार के द्वारा लिखा गया है। कुरल की अगर हम बात करें तो ये तिरुकुरल के नाम से भी जाना जाता है। इसको थिरुवल्लुवर ने लिखा है। इसको हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ये जो तिरुकुरल है
इसमें 1330 कपलेट्स हैं जिनको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। अरम यानी कि वर्च्यू, पोरुल यानी कि वेल्थ, इनबम यानी कि लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इज प्रीडोमिनेंटली एसोसिएटेड विद द गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई का, ये किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडो सार्सेनिक। अगर आपसे पूछा जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया कब और क्यों बनाया गया, तो ये 1911 में किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी के आने की वजह से इसको बनाया गया था। कंस्ट्रक्शन इसका एंड हुआ था 1924 में, यानी कि 1924 में ये कंप्लीट तरीके से बन के तैयार हुआ था। डिज़ाइनर अगर पूछा जाए तो स्कॉटिश आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट के द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था। मटेरियल्स यहाँ पे येलो बसाल्ट स्टोन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट का यूज़ किया गया। इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल है इंडो सार्सेनिक, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। इंडो सार्सेनिक स्टाइल का क्या मतलब है? तो ये ब्लेंड होता है इंडियन आर्किटेक्चरल एलिमेंट, इस्लामिक, गॉथिक एंड न्यू क्लासिकल स्टाइल का, यानी इन सभी को मिला करके ये आर्किटेक्चरल स्टाइल बनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल। ये फ्लरिश हुआ था मुगल एम्पायर के टाइम पर 16th से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में। इनका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसकी विशेषता थी लार्ज डोम्स, मिनारेट्स, आर्चेस, इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड यूज ऑफ मार्बल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ताजमहल, रेड फोर्ट, हुमायूंस टॉम्ब। नेक्स्ट यहाँ पे है इंडो सार्सेनिक स्टाइल, जो कि 19th और 20th सेंचुरी के टाइम पर फ्लरिश हुआ था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पर। यहाँ पे इंडियन, इस्लामिक एंड गोथिक जो आर्किटेक्चरल स्टाइल हैं उन्हीं को मिक्स करके इसको बनाया गया था। इसका एग्जाम्पल मद्रास हाई कोर्ट भी है और गेटवे ऑफ इंडिया भी। राजपूत आर्किटेक्चरल स्टाइल मेडिवल टाइम पर प्रीवैलेंट था। यहाँ पे इसकी विशेषता हो जाएगी फोर्ट, पैलेसेस, इंट्रिकेट कार्विंग्स और डेकोरेटिव एलिमेंट्स। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिटी पैलेस इन जयपुर, मेहरनगढ़ फोर्ट इन जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग। संस्कृत भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट एंड एपिक्स, प्राचीन धर्म ग्रंथ और महाकाव्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज मोस्ट नोटेबली associated with the literary contribution of गिरीश कर्नाड exemplified by his play तुगलक। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी भाषा गिरीश कर्नाड के साहित्यिक योगदान में सबसे विशेष रूप से जुड़ी है, जिसका उदाहरण उनका नाटक तुगलक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नड़ा लैंग्वेज। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1998 में। तुगलक एक प्ले है इनका जिसको इन्होंने 1964 में लिखा था। इसके अलावा इन्होंने कन्नड़ा लैंग्वेज में और भी प्लेस यानी कि नाटक लिखे हैं, जैसे कि है वदना, नागमंडल, ययाति अगर आपसे पूछा जाए तो 1961 में इन्होंने लिखा था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी लैंग्वेज को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। ये CHSL 2024 में पूछा गया था। तो तेलुगु लैंग्वेज को इटालियन ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। ये एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत ज़्यादा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग के बारे में पूछा गया है कि उसका फीचर क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था, ब्रैकेट में लिखा था कुछ, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे मैंने लिखा था ज्योमेट्रिक पैटर्न। वर्ली पेंटिंग में ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाए जाते हैं वाइट पिगमेंट यानी वाइट कलर के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए की फीचर ऑफ क्लासिकल इंडियन ड्रामा। शास्त्रीय भारतीय नाटक की एक प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, इंक्लूजन ऑफ रसास,
जो भी यहाँ पे नाटक हुए हैं, नाटक लिखे गए हैं, उनमें रसों को समावेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ केव स्ट्रक्चर्स एट द अजंता केव्स लोकेशन इन महाराष्ट्र, इंडिया, इंक्लूडिंग द वन दैट वाज नेवर कंप्लीटेड। अब ये क्वेश्चन ना आपको बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है महाराष्ट्र भारत में अजंता गुफाओं के स्थान पर गुफा संरचनाओं की कुल संख्या कितनी है, जिसमें वह भी शामिल है जो कभी पूरी नहीं हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 केव्स यहाँ पे होंगे। वैसे तो यहाँ पर 29 केव देखने को मिलेंगे, लेकिन एक केव ऐसा भी यहाँ पे है माना जाता है जो कि कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है दैट वाज नेवर कंप्लीटेड, उसको इंक्लूड करके बताना है। तो 30 इज द राइट आंसर। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अजंता केव्स किसके टाइम पीरियड में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल नोन ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेटिंग टू अराउंड 2500 BCE। इनमें से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति है जो कि लगभग 2500 ईसा पूर्व की है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डांसिंग गर्ल स्टैच्यू, जो कि मोहनजोदारो से मिला है। अगला क्वेश्चन है, मणिमेखलई इन नोटेबल वर्क विद इन अर्ली तमिल लिटरेचर इज कैटेगराइज्ड एज विच टाइप ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन। मणिमेखलई जो प्रारंभिक तमिल साहित्य की एक उल्लेखनीय रचना है को किस प्रकार की साहित्यिक रचना के रूप में वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको एपिक में कैटेगराइज किया गया है, यानी कि महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इंडियन साउंड टॉकी फिल्म मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ बॉलीवुड। इनमें से कौन सी फिल्म को पहली भारतीय ध्वनि यानी कि बोलती फिल्म माना जाता है जो बॉलीवुड की शुरुआत का प्रतीक है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, आलम आरा। इसके पहले हमने राजा हरिश्चंद्र मूवी के बारे में भी देखा, तो वो साइलेंट फिल्म थी। यहाँ पे बोलने वाली फिल्म के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन रेफरिंग टू द कन्वेंशनल रॉड पपेट शोज ऑफ वेस्ट बंगाल व्हाट इज द नेम यूज्ड। यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है पश्चिम बंगाल के पारंपरिक रॉड पुतली यानी कि कठपुतली शो के संदर्भ में किस नाम का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। पुतुल नाच जो है ये रॉड पपेट शो है वेस्ट बंगाल का। इसी वजह से मैंने आपको अलग अलग बता दिया कि कौन सा ग्लोव पपेट है, कौन सा शैडो वाला है, कौन सा स्ट्रिंग पपेट है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, यक्षगान इज अ फोक थिएटर फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म्स इज फेमस इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा पारंपरिक लोक नाट्य प्रसिद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमाशा। क्वेश्चन नंबर 59, विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश कंबाइंस इंडियन ट्रेडिशनल एलिमेंट्स विथ गॉथिक, विक्टोरियन एंड नियो क्लासिकल फॉर्म्स। तो ये हमने पहले ही पढ़ा कि इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है ये इंडियन ट्रेडिशनल एलिमेंट, गॉथिक, विक्टोरियन और नियो क्लासिकल फॉर्म जो है इसका मिक्सचर है, इसका कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है यहाँ पर, द अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ पपेट्री इन इंडिया इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। भारत में कठपुतली का सबसे पहला दस्तावेजी प्रमाण निम्नलिखित में से किस भाषा में मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिल में। क्वेश्चन नंबर 61, विच क्लासिकल संस्कृत प्ले वॉज रिटन बाय कालिदास। कालिदास द्वारा कौन सा शास्त्रीय संस्कृत नाटक लिखा गया था।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके अलावा इन्होंने मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव और ऋतु संहार भी इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंशियल पोएट्स was renowned for employing उलटाबासी, a distinctive poetic style characterized by paradoxes and enigmas। इनमें से कौन सा प्रभावशाली कवि उलटबासी का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध था, जो विरोधाभासों और पहेलियों वाली एक विशिष्ट काव्य शैली है? राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, कबीर। नेक्स्ट है गीतांजलि, ए फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम्स was originally written in which of the following languages। गीतांजलि जो कि पोएम्स का कलेक्शन है, ये ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बंगाली में इसको लिखा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको लिखा था और पहले इंडियन या फिर पहले एशियन थे जिनको कि इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस was granted classical status by the government of India in 2005 following Tamil। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस भाषा को तमिल के बाद 2005 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत को 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। अगर आपको पूछा जाए कि तमिल को कब स्टेटस दिया गया, तो सबसे पहले तमिल को ही दिया गया था 2004 में। संस्कृत को 2005 में, ये क्वेश्चन आगे भी पूछा गया है। तेलुगु और कन्नड़ा को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में। इसके अलावा यहाँ पे 5 ऐसी क्लासिकल लैंग्वेज हैं जिनको 2024 में ये स्टेटस दिया गया: मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंडियन सिनेमा refers to commercial mainstream films primarily produced in Hindi, known for their songs, drama and spectacle। किस प्रकार का भारतीय सिनेमा मुख्य रूप से हिंदी में निर्मित व्यावसायिक मुख्य धारा की फिल्मों को संदर्भित करता है, जो अपने गीतों, नाटक और तमाशे के लिए जानी जाती है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉलीवुड। अगला है यहाँ पर, विच ऑफ द 4 वेदास इज ट्रेडिशनली पेयर्ड विद द उपवेदा नोन एज गांधर्व वेदा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गांधर्व वेद किसका उपवेद है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ओवरसीज द कुटियट्टम केंद्र लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम, केरला, इंडिया? इनमें से कौन सा संगठन तिरुवनंतपुरम, केरल, भारत में स्थित कुटियट्टम केंद्र की देखरेख करता है? तो ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसकी देखरेख करता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज कोंकणी एज ए प्रोमिनेंटली स्पोकन लैंग्वेज? सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछा गया है कि किस स्टेट में कोंकणी लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा बोली जाती है, प्रमुख रूप से बोली जाती है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गोवा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लासिकल लैंग्वेज पे पूछा गया है कि संस्कृत को किस ईयर में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2005। नेक्स्ट है यहाँ पर, शंभू महाराज अवॉर्डेड दी संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप in 1967 was renowned for his contribution to which of the following Indian art forms? यहाँ पे कह रहे हैं कि शंभू महाराज को 1967 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप सम्मान दिया गया। किस भारतीय कला के रूप में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कथक डांस के एक्सपोनेंट हो जाएंगे, उसी से रिलेटेड हैं ये। क्वेश्चन नंबर 71, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर पॉपुलराइजिंग भरतनाट्यम ऑन द ग्लोबल स्टेज? भरतनाट्यम को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन जानी जाती हैं?
तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने पहले ही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेंटिंग से है। द वर्ली पेंटिंग ट्रेडिशन गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेनाउंड पेंटर्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्ली चित्रकला परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली, जिसका मुख्य श्रेय निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध चित्रकार के प्रयासों को जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जिव्या सोमामाशे को इसके लिए जाना जाता है। इनको मॉडर्न फादर ऑफ वर्ली पेंटिंग्स भी कंसीडर किया जाता है। इनको अवार्ड दिया गया था पद्मश्री 2011 में। आगे बढ़ते हैं। विच चिलियन फिल्म मेकर वॉन द टॉप अवार्ड इन द अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन एट द 77th कांस फिल्म फेस्टिवल फॉर द डेब्यूट फीचर द मिस्टीरियस गेज ऑफ द फ्लेमिंगो। यहाँ पे कह रहे हैं कि चिली के किस फिल्म निर्माता ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में अपनी पहली फिल्म द मिस्टीरियस गेज ऑफ द फ्लेमिंगो के लिए शीर्ष पुरस्कार जीता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, डिएगो सेस्पेडेस ने इसको जीता है। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना कि अनसर्टेन रिगार्ड, तो जब कांस फिल्म फेस्टिवल होता है तो वहाँ पे ये सेक्शन भी रखा जाता है। इसका मतलब होता है कि अगर किसी ने सिनेमा में किसी ऐसे पर्सपेक्टिव को दिखाया है जो कि पहले से सिनेमास में नहीं दिखाए जाते थे, यानी सिनेमा में ही कुछ यूनिक और कुछ अलग तरीके का अगर यहाँ पे पर्सपेक्टिव वो ले करके आए हैं, तो उनके लिए अनसर्टेन रिगार्ड वाला सेक्शन रखा जाता है और इन्होंने उसी में टॉप किया है। क्वेश्चन नंबर 74। विच जैन टेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द वेस्ट एंड नोन फॉर इट्स वर्सेस ऑन मॉन्क कंडक्ट, सरमन्स एंड पोएटिक टीचिंग्स। कौन सा जैन ग्रंथ पश्चिम में प्रसिद्ध है और भिक्षु आचरण, उपदेशों और काव्यात्मक शिक्षाओं पर अपने छंदों के लिए जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन डी, अचरांग सूत्र जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट ऑन ड्रामाटर्जी एंड थिएटर। यहाँ पे कह रहे हैं कि नाट्य कला और रंगमंच पर आधारित प्राचीन भारतीय ग्रंथ का नाम क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नाट्यशास्त्र। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसने लिखा था, तो इसको भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। इसको 5th वेदा भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 76। द आर्टिस्टिक एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल evident in the Bagh caves of Madhya Pradesh, India, is predominantly associated with which of the following faith। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में बाघ केव्स हैं ये किस धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए, बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं। आई होप आपको इन सभी क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानने को मिली होंगी। अगला क्वेश्चन है, Which of the following architectural styles characterizes the Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus building in Mumbai, India, completed in 1887? अब यहाँ पर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1887 में बनकर तैयार हुई मुंबई भारत की छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इमारत किस स्थापत्य कला की विशेषता है। तो यहाँ पे इंडो सार्सेनिक आंसर नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल का एग्जाम्पल है। इसके बाद यहाँ पे हम टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, द गोल्डन टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन अमृतसर पंजाब इज अल्टरनेटिवली नोन एज। यहाँ पे कह रहे हैं कि गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित है, इसको और किस नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्री हरमिंदर साहिब के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। विच चंडेला रूलर इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द
कंदरिया महादेव टेम्पल सिचुएटेड इन खजुराहो इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कंदरिया महादेव टेम्पल जो कि खजुराहो इंडिया में सिचुएटेड है, इसको किस चंदेल शासक ने बनवाया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्याधर के द्वारा इसको बनवाया गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फीचर ऑफ द्रविडियन टेम्पल? यहाँ पे कह रहे हैं कि द्रविड़ मंदिरों की एक सामान्य विशेषता कौन सी है? तो वहाँ पे आपको गोपुरम्स देखने को मिलेगा जो कि गेटवे या फिर एंट्री गेट होते हैं। बहुत ही अच्छे स्टाइल में इसको बनाया गया है। इसके जो भी बेसिक्स हैं वो सब हमने स्टैटिक जीके में कवर किया है। उसका प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है, वहाँ से आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच एरा वॉज द हजारारामा टेम्पल सिचुएटेड इन हम्पी इंडिया फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड? यहाँ पे कह रहे हैं कि हम्पी भारत में स्थित हजाराराम मंदिर की स्थापना मूल रूप से किस काल में हुई थी? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, अर्ली 15th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल ऑफ पट्टाडकल वॉज बिल्ट इन द 8th सेंचुरी बाई द। यहाँ पे आपको बताना है कि पट्टाडकल का जो विरूपाक्ष टेम्पल है इसको 8वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चालुक्यास के द्वारा इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, द कैलाश टेम्पल एट एलोरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एलोरा का कैलाश टेम्पल है ये किस स्टाइल में बना हुआ है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉक कट आर्किटेक्चर है। एक सिंगल रॉक को कट करके ये टेम्पल बनवाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैलाश टेम्पल किसने बनवाया है एलोरा का, तो इसको राष्ट्रकूट डायनेस्टी के शासक कृष्णा थर्ड के द्वारा बनवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन नॉर्थ इंडिया? उत्तर भारत में मुख्य रूप से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली पाई जाती है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगारा स्टाइल की। नेक्स्ट यहाँ पे अवार्ड एंड ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अवार्ड एंड ऑनर से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन है, एट द ग्लोबल प्रोडक्शन अवार्ड हेल्ड ऑन 20 मई 2025 ड्यूरिंग द कांस फिल्म फेस्टिवल विच सिटी वॉज ऑनर्ड विद द बेस्ट सिटी ऑफ द फिल्म अवार्ड? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कांस फिल्म फेस्टिवल था इसमें बेस्ट सिटी ऑफ द फिल्म अवार्ड किसको दिया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलफास्ट को दिया गया है जो कि नॉर्थ आयरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी रिसीव्ड द चैंपियन कंपनी अवार्ड at the inaugural CII Awards for Excellence in Disability Inclusion in 2025? 2025 में विकलांगता समावेशन में उत्कृष्टता के लिए उद्घाटन CII पुरस्कारों में किस कंपनी को चैंपियन कंपनी का पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी, विप्रो लिमिटेड। यहाँ पे ये कहा गया था कि बहुत सारे जो डिसेबल लोग होते हैं जो काम करते हैं कंपनी में, उनको अलग तरीके की टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। इसी वजह से विप्रो लिमिटेड ने चैंपियन कंपनी का अवार्ड जीता। क्वेश्चन नंबर 87, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड विच ज्ञानपीठ अवार्ड ऑन द संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य इन मई 2025? तो यहाँ पर बताना है कि 2025 में संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 58 नंबर का। इसके अलावा ज्ञानपीठ अवार्ड गुलजार को भी दिया गया था उर्दू पोइट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 हाउ मेनी स्पोर्ट्स पीपल वर अवॉर्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2024? यहाँ पे पूछा गया है कि जनवरी 2025 में
वर्ष 2024 के लिए कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका मतलब ये है कि इनको 2024 का अवार्ड दिया गया था, जो कि इनको जनवरी 2025 में मिला। तो कितने लोग थे वही आपको बताना है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 4 स्पोर्ट्स पर्सन को ये दिया गया। उनका नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। चेस ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को, हॉकी कैप्टन हरमनप्रीत सिंह को, शूटर मनु भाकर को और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन दी बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट दी 25 आईफा अवार्ड्स इन 2025? यहाँ पे कह रहे हैं कि आईफा अवार्ड जो कि 2025 में हुआ था 25th एडिशन का, इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसने जीता? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए लापता लेडीज, जिसकी डायरेक्टर हो जाएंगी किरण राव। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड? पहले इंडियन क्रिकेटर जिनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, राइट आंसर है ऑप्शन बी CK नायडू। अगर आपसे पूछा जाए कि इनको पद्म भूषण किस ईयर में दिया गया, तो 1956 में। लास्ट क्वेश्चन है, विच बायोकेमिस्ट received the Nobel Prize in 1958 for his work on the structure of proteins, especially insulin? किस जैव रसायनज्ञ को प्रोटीन, विशेष रूप से इंसुलिन की संरचना पर उनके कार्य के लिए 1958 में नोबेल पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है फ्रेडरिक सैंगर। ये है वीडियो का एंड, जहाँ पे हमने 91 क्वेश्चंस किए हैं और इसके साथ में हमने बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी समझा है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 2025 का लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया और किस लिए दिया गया। क्वेश्चन भी थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा, उसके आगे उसका आंसर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।